सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 2021 बैच के लिए आया था, फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस एग्जाम बैच 2024। तो इस पेपर में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्या पेपर एनालिसिस है वो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बिना स्किप करते हुए वीडियो का हर एक पार्ट देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने बताया कि ये वाला टॉपिक बार बार आया है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पेपर का एनालिसिस। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रत्याहार सूत्र क्या होता है, तो आपको महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि महेश्वर सूत्र इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर 1 का है। तो महेश्वर सूत्र याद होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। प्रथम प्रत्याहार सूत्र है आ ई उड़, ठीक है, आ ई उड़। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा आ ई उड़। आ स्वर के उच्चारण स्थल है, तो उच्चारण स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर चैप्टर 1 से बात करें तो महेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान और ये स्वर और व्यंजन की बात करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। इतना अगर आप चैप्टर 1 में कर लेते हैं ना, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आ स्वर का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे उसका आंसर मैंने दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नीचे रेफरेंस भी दे रखा है कि कहाँ कहाँ से ये मल्टीपल चॉइस आए हैं और उसके अलावा कौन कौन से मल्टीपल चॉइस और बन सकते हैं। जैसे उच्चारण स्थान है तो उच्चारण स्थान का टेबल मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे आ स्वर का उच्चारण स्थान पूछा गया, अगर किसी और स्वर का या किसी और व्यंजन का पूछें तो उच्चारण स्थान आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जैसे और भी मैंने रेफरेंस दे रखे हैं, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले दो क्वेश्चन का हो गया आ ई उड़ और ये कंठ। फिर महेश्वर सूत्र में स्वर वर्ण की सूत्रों की संख्या क्या है, ठीक है। महेश्वर सूत्रों में स्वर वर्ण की सूत्रों की संख्या क्या है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। स्वर वर्ण के सूत्र हैं 4। वर्णों के उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगता है, तो ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर लिखा हुआ है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप महेश्वर सूत्र से 2 क्वेश्चन आए अभी तक, उच्चारण स्थान से भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। देख रहे हैं कि ये अभी तक चैप्टर 1 से ही मल्टीपल चॉइस आए हैं, चैप्टर 1 से। फिर और आगे देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से मल्टीपल चॉइस आ रखे हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है दा वर्ण के उच्चारण स्थान क्या है, तो दा वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत। देखिए फिर से उच्चारण स्थान का क्वेश्चन आ गया। तो महेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विकल्प में संयोग संज्ञा है, तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन आ गया। संयोग संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे रमेश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की संज्ञा क्या है, तो ये अनुनासिक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अनुनासिक संज्ञा वो होते हैं जिसमें मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुनासिक संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। क्रिया के साथ होने वाले प्र आदि की संज्ञा होती है, तो क्रिया के साथ होने वाले प्र आदि, ये तो डिफिनेशन हम लोग को सीधे सीधे मिल रही है उपसर्ग की, ठीक है। उपसर्ग होते हैं जो 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा परा अपसम अनु अवनिस निर दुर वियांग निर, इसी तरीके से होते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला होता है प्र, ठीक है, प्रा परा, तो प्र आदि, यहीं से हम लोग को पता चल जाएगा कि उपसर्ग है। फिर महेश्वर सूत्रों के अंत में व्यंजनों की संज्ञा दी जाती है, तो व्यंजन इत से पता चलते हैं, ठीक है। वर्णों के अत्यंत समीप को कहते हैं संहिता, ठीक है, संहिता संज्ञा। फिर उसके बाद बात करते हैं सा चौरेभ्य विभूति, वाक्य में चौरेभ्य पद किस विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे विभूति वाला आया है। विभूति वाला जहाँ पे भी सेंटेंस आता है, विभूति मतलब डरना, ठीक है, वह चौरेभ्य से डरता है। तो यहाँ पे जब डरने वाले वाक्य आते हैं तो वहाँ पे हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चला तो आप जाके चैप्टर 5 कारक, ठीक है, उसकी वीडियो देखिए, आपको ये विभक्तियाँ क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अब भी आपको समझ में आ गया कि जब भी विभूति या फिर रक्षा वाले आए सेंटेंस, तो वहाँ पे हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अपादान कारक होता है वहाँ पे, तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमी। शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसमें से सभी शुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि रोचते के बहुत सारे अर्थ होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं 13th क्वेश्चन नंबर की। तो तृतीय विभक्ति में अभिधायक सूत्र है, तो तृतीय विभक्ति क्यों ये नांग विकारा जो है, ये तृतीय विभक्ति का अभिधायक सूत्र है। मतलब जहाँ पे भी अंगों का विकार आए, अंगों से विकार होगा, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। जैसे वो कर्ण से बहरा है या फिर पैरों से लंगड़ा है, ठीक है, ये जब भी होते हैं तो ये तृतीय विभक्ति होती है। तो देख सकते हैं हम विभक्तियों में भी जो फेमस क्वेश्चन होते हैं वही आ रहे हैं बार बार। अब हम लोग अगर और ऑप्शन देखते हैं तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए है, और जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो द्वितीय विभक्ति के लिए है, ठीक है। फिर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो हम लोग को पता है ना, टोटल 8 कारक होते हैं, ठीक है। 8 कारक और 7 विभक्तियाँ होती हैं। सह, साकम, समम और सधर्म में योग में होती हैं।
तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगी तृतीय विभक्ति, ठीक है, तृतीय विभक्ति होगी। तो देख सकते हैं आप कि विभक्तियों वाले कितने सारे मल्टीपल चॉइस आए हैं। तो विभक्ति वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। फिर धनवान पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धनवान जब भी बात करते हैं तो वह मातुप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ, जैसे अकारांत वाले शब्द होते हैं जिसमें छोटा यूज़ होता है, तो यहाँ पे जैसे छोटा वाला है तो वहाँ पे वान वती वत लग जाता है। यहाँ पे अगर बड़ा आन वाला शब्द होता तो वहाँ पे मान मती मत हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप मातुप प्रत्यय देख सकते हैं। यहाँ पे वान वती वत का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे मातुप प्रत्यय होगा, मातुप प्रत्यय। फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन पद में प्रत्यय है, तो दर्शन में ल्युट प्रत्यय होगा, ठीक है, ल्युट प्रत्यय होगा, क्योंकि इसका पहचान होता है नम या णम। यहाँ पे दर्शन है, दर्शन सिर्फ अकेला नहीं यूज होगा, यहाँ पे दर्शनम जब बोलेंगे तब इसको संस्कृत का वर्ड मानेंगे, तो यहाँ पे दर्शनम का ल्युट प्रत्यय होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। मतुप में हम लोग को पता ही है वानवती वत होता है, तुमुन में तुम या तुम यूज होता है, तो तुम या तुम भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, जब मातुप और तुमुन नहीं है तो सभी तो नहीं होगा। फिर ल्युट प्रत्यय बचता है जिसमें नम या णम आता है, तो दर्शनम हो सकता है, इसलिए ल्युट प्रत्यय हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर माना है। फिर निनी प्रत्यय के योग से बनने वाले पद हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ठीक है। वासिन जहाँ पे निनी है ना, तो इन जहाँ पे होगा वहाँ पे निनी प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द होंगे, ठीक है, उसकी पहचान है इन। फिर अत्र एकः वटवृक्षः अस्ति वाक्य में विशेषण है, तो ये देख सकते हैं ये सीधे सीधे संस्कृत सुधा का जो पीछे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उससे ही आए हैं। तो वहाँ पे विशेष्य पूछा गया था, यहाँ पे विशेषण पूछा गया, बस इतना अंतर है। अत्र एकः वटवृक्षः अस्ति, तो यहाँ पे एकः वटवृक्षः मतलब एक वटवृक्ष है, तो वटवृक्ष हो गया विशेष्य और एक जो हो गया वो हो गया उसका विशेषण, तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं इसके। फिर उसके बाद बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, तो कृष्णा काका में विशेष्य का है, तो कृष्णा काका मतलब होता है काला कौआ, और विशेष्य पूछा गया है तो कौआ जो होगा वो विशेष हो जाएगा और कृष्ण मतलब काला वो हो जाएगा उसका विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे काका जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये थे आपके मल्टीपल चॉइस। इसमें से अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, इससे बहुत सारे हैं। बाकी लास्ट में विशेषण विशेष्य के भी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के, और प्रत्यय के 2 क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 10 के। बाकी इसमें तो नॉर्मली और भी आ रखे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं इनके 2, 1 और इसके देख सकते हैं आप कि कितने सारे आए हैं, तो इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 21 क्वेश्चन नंबर की सेक्शन बी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जितने भी मल्टीपल चॉइस मैंने बताए उनका रेफरेंस है कि यहाँ पे कौन से स्वर में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर में, और इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर में, उससे भी ज़्यादा मात्राओं का प्लुत स्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुक की क्लिप्स दे दी हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो जैसे इसमें क्वेश्चन है उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट करते हुए अब भी अभी प्रति व उपसर्गों से 2 शब्द बनाने हैं, ठीक है, वाक्य नहीं बनाने हैं। अब आप मेरी वीडियो रिकॉल करिए, जो मैंने उपसर्ग पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 था, तो उसमें मैंने शब्द बताए थे, वाक्य के भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन शब्द मैंने बताए थे कि शब्द इससे जनरली आते हैं। बुक में भी आपको शब्द ही मिलेंगे, वाक्य जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, रेयर केस में बहुत सारे जो एग्जामिनर होते हैं थोड़ा टफ बनाना होता है तो वाक्य दे देते हैं कि वाक्य बनाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से तो इसका आंसर मैंने इधर दे दिया। जैसे इसमें पूछा गया उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट करते हुए, तो उपसर्ग का अर्थ पता ही है कि 22 उपसर्ग होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब उपसर्ग मतलब नीचे या दूर, और उसके बनाए शब्द, ठीक है। फिर वी, ठीक है। फिर ये देखिए अब आ रहा है अभी, फिर प्रति, उप। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने आंसर दे दिया है, एग्जैक्ट ऐसे ही आंसर लिखना है। अब यहाँ पे 2 शब्द पूछा गया है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप 2 कोई भी जो आपको इजीली याद हो रहा है वो याद कर लीजिए, जैसे प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, अत्र कुत्र तत्र व कुत अव्ययों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने दे दिए हैं, जैसे कुत्र अत्र तत्र कुत के 2 उदाहरण भी आपको साथ साथ मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ से आप देख के जो मैंने सॉल्यूशंस दिया है वो तो आपको एकदम एग्जैक्टली रट लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वही रिपीट होते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। जैसे उच्चारण स्थान है, इस बार जैसे आ वर्ण का आ गया, उसके बाद कोई और भी आ सकता है, तो उच्चारण स्थान तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज होगा। फिर उसके बाद 23 फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो
मित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र में अर्थ स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण दीजिए। अब जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने नॉर्मली डिफिनेशन और बाकी चीज़ें पढ़ के गया, उसको सब आता है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन देखेगा तो थोड़ा कन्फ्यूज जाएगा कि ये क्या क्या पूछना चाह रहा है, मित्रार्थानाम भय हेतु। तो यहाँ पे अगर कोई स्मार्ट इंसान होगा, स्मार्ट स्टूडेंट होगा, तो वो देख लेगा कि यहाँ पे भय का बात कर रहे हैं। तो भय कहाँ होती है? पंचमी भक्ति आपादान कारक। ठीक है, तो यहाँ पे आपादान कारक के बारे में पूछा गया, पंचमी भक्ति के बारे में पूछा गया। तो आप लोग पूरा पंचमी भक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा ये बुक का दे दिया है, यहाँ से आप लोग देख के पंचमी भक्ति याद कर लीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 में पूछा गया इको यणीची सूत्र की व्याख्या करते हुए 5 उदाहरण दीजिए। तो इको यणीची सूत्र होता है यण संधि का। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सूत्रों में ही आपको जो भी संधि होगी या संज्ञा होगा उसका नाम पता चल जाएगा। जैसे सन्निकर्षा संहिता है तो उसमें पता चल रहा है कि ये संहिता संज्ञा का सूत्र है। उसी तरीके से जैसे वृद्धि हृदयज, ये वृद्धि संज्ञा का है। जैसे यहाँ पे है इको यणीची, ये यण संधि का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे यण संधि लिखनी है, तो आपने यण संधि लिख दी। यहाँ पे मैंने साइड में दे दिया है सूत्र क्या होता है इको यणीची यण संधि का, इसके लौकिक उदाहरण क्या है, आयुर्वेदिक उदाहरण क्या है। बस इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, द्विगु समास की। तो द्विगु समास मैंने एकदम डिटेल में बताया है चैप्टर नंबर 7 समास में। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा समास एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में द्विगु समास का आंसर भी दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। द्विगु समास की परिभाषा क्या है, द्विगु समास के उदाहरण क्या है, बस इतना लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं राम शब्द के सभी विभक्तियों एवं वचनों में रूप लिखें। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में पूरा राम शब्द के शब्द रूप लिख दिए। एग्जैक्टली ऐसे याद करना है। अगर शब्द रूप आपको नहीं पता कि शब्द रूप क्यों होता है, क्या यूज़ होता है, बेसिक भी नहीं पता शब्द रूप का, तो आप लोग शब्द रूप वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, भू धातु के लट एवं लिट लकार के रूप लिखें। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने फिर से आंसर दिया ही हुए हैं सारे क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे इसका भी आंसर दिया हुआ है कि भू धातु का लट लकार और लिट लकार किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं करना तो एक ट्रिक होती है, उससे बस आप एक बार याद करेंगे और उससे सारा याद हो जाएगा, भू धातु का, पच धातु का, सबका याद हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 9 में मैंने ये पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे मैंने तुमुन प्रत्यय भी आपको दे दिया है। तुमुन प्रत्यय में जो शेष होता है वो तुम होता है। ठीक है, और ये भविष्य काल में प्रयुक्त होता है। पहचान तुम या तुम होती है, जैसे पठितुम, चलितुम, कर्तुम, दृष्टतुम। फिर उसके बाद दूसरा है कि मातु प्रत्यय के 2 उदाहरण दीजिए। तो मातु प्रत्यय भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मातु प्रत्यय में शेष होता है मत, शब्द के अंत में अकारांत होगा तो वान वती वत हो जाएगा। अभी मल्टीपल चॉइस में भी देखा था कि मातु प्रत्यय आया था, तो यहाँ पे भी फिर से मातु प्रत्यय आ गया। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि मातु प्रत्यय इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 बार पूछा गया है, एक बार मल्टीपल चॉइस में, एक बार शॉर्ट में। और यहाँ पे तुमुन प्रत्यय भी अभी पूछा गया था, एग्जैक्टली नहीं पूछा गया था बट ऑप्शंस में था, तो तुमुन प्रत्यय भी कह सकते हैं कि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मातु प्रत्यय में शेष मत होता है, शब्द के अंत में अकारांत होगा तो वानवती वत हो जाएगा। जैसे उदाहरण है रस में रसवान, रसवती रसवत, रूप में रूपवान, रूपवती रूपवत, बल में बलवान, बलवती बलवत। इसी तरीके से गुणवान में गुणवत, गुणवान, गुणवती गुणवत। फिर आदि शब्दों के अंत में मानमती मत जुड़ जाएगा, मतलब अकारांत होगा तो ये होगा, और बाकी होंगे तो उसमें मानमती मत जुड़ जाएगा। उदाहरण जैसे शक्ति का है तो शक्ति में शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। और यहाँ पे हनुमान, हनुमति, हनुमत। गो में गोमान, गोमती, गोमत। धी में धीमान, धीमती, धीमत। श्री में श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। फिर देखते हैं सी वाला ऑप्शन, सी वाला है इसमें श्वेत कोप्ता में विशेषण व विशेष्य बताइए। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और कोप्ता तो सफ़ेद कोप्ता है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा श्वेत और विशेष्य हो जाएगा कपोत। ठीक है, श्वेत कपोत। फिर डी की बात करते हैं तो भोजनम मधुरम अस्ति में विशेष्य बताइए। तो विशेष्य क्या होगा यहाँ पे कि भोजन मधुर है, तो भोजन विशेष्य हो जाएगा, मधुर उसका विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे विशेष हो जाएगा भोजन। आप लोग अगर यहाँ पे अभी देख रहे होंगे इतनी देर से, तो विशेषण विशेष्य में खाली विशेषण विशेष्य पहचानने को ही आ रहा है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया विशेषण विशेष्य में, बहुत कठिन सा। ठीक है, फिर ई वाला क्वेश्चन है कि विशेषण की परिभाषा दीजिए। तो नॉर्मली विशेषण की जो परिभाषा होती है वो आप लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11
चैप्टर नंबर 11 में मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया है विशेषण विशेषण, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप कि जो अनुवाद आए हैं हिंदी में लिखे हुए हैं, बाकी वो बहुत बेसिक वाले हैं। ये 10th to 12th की अगर आपको संस्कृत आ रही है तो आप ये आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा हिमालयात निसरति, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे 10th 12th की वीडियो आ जाएंगी, वो आप लोग देख लीजिए, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। गणेश जी को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। वह पैर से लंगड़ा है, सा पादेन खंजा अस्ति। मैं कुत्ते से डरता हूँ, हम शुनकात विभूमि। फिर इसके बाद बात करते हैं बी की। तो यहाँ पे पच धातु का लट लकार के सभी पुरुषों एवं वचनों में रूप लिखे। तो पच धातु का लिखना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया है कि लट लकार और लिट लकार में किस तरीके से होता है धातु रूप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो अधिलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें एवं प्रयुक्त संधि का नाम लिखें। तो पहला है नमस्ते। तो नमस्ते में नमः प्लस ते, इसमें विसर्ग संधि है। विद्या में विद्या प्लस आल है, इसमें दीर्घ संधि है। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये कैसे बता रहे हैं, तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है संधि, उसकी आप लोग वीडियो देख लीजिए, इतने डिटेल में मैंने बताया। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कराया, पार्ट 1 में स्वर संधि है और पार्ट 2 में व्यंजन संधि है। वहाँ से आप देख लीजिए, आपको सब कुछ एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि तावर्ग क्या है, चावर्ग क्या है, कैसे इनमें परिवर्तन होता है, तो वो मैंने बताया, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं। बाकी 31 की बात करें, तत्पुरुष समास एवं द्वंद्व समास को परिभाषित करते हुए इनके 5 उदाहरण लिखे। तो तत्पुरुष समास, ये मैंने जो चैप्टर नंबर 7 था, चैप्टर नंबर 7 समास, उसका ही नोट्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं सीधे नोट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तत्पुरुष समास ये पूरा दिया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बता रहा। अगर आपको दोबारा देखना है कि क्या होता है समास आपको नहीं आ रहा है तो एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए, समास वाली, आपको ईजिली तैयार हो जाएगा कि क्या होता है समास और कैसे उसको लिखते हैं। ये पूरा नोट्स ही है। तो तत्पुरुष समास में बताया गया कि व्याधिकरण समानाधिकरण 2 टाइप के होते हैं। उसमें समानाधिकरण में कर्णधारय द्विगु अनिय समास होता है। फिर उनके टाइप्स और उनको डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब करा है। फिर उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर पदों के बीच में और अथवा या लगता हो, जैसे पाप और पुण्य होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाप पुण्य। राधा कृष्ण मतलब राधा और कृष्ण, राम कृष्ण, राम अथवा कृष्ण, ठीक है, या राम और कृष्ण। पिता पुत्र, पिता और पुत्र, माता पिता, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण भी दे दिए और आपको अच्छे से बता दिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो धातु का लिट लकार व लंग लकार मतलब वर्तमान और भविष्य काल के सभी पुरुषों व वचनों के रूप लिखें। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ये पूछा गया है यहाँ पे लट लकार और लंग लकार, लट लकार और लंग लकार। आपको पता है लट लकार तो होता है वर्तमान काल और लंग लकार होता है भूतकाल। यहाँ पे इसमें दे रखा हुआ है वर्तमान और भविष्य काल का देना है। भविष्य काल यहाँ पे लट लकार होता है और यहाँ पे जो लंग लकार होता है वो भूतकाल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि लट और लंग लिख दिया और इसको इग्नोर कर दिया। क्या पता एग्जामिनर खाली यही देखे वर्तमान और भविष्य, और देखे कि आपने भूतकाल का लिखा हुआ है। भूत तो एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई भी हो जाता है क्योंकि उसमें शुरुआत में आ लगा होता है, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आप वहाँ से देख के एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 32B है शानच प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, स्पष्ट करते हुए 4 प्रत्यय शब्द बनाएं। तो यहाँ पे शानच प्रत्यय आया है, तो प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप प्रत्यय के कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे शानच प्रत्यय मैंने बता दिया है। जैसे एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में शत प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातु में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। या ये आत्मनेपदी क्या होते हैं, शानच प्रत्यय तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ। तो ये आत्मनेपदी धातु क्या होते हैं, परस्मैपदी धातु क्या होते हैं, तो मैंने पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से एकदम अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो परस्मैपदी धातुओं में श और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है और आत्मनेपदी धातु में मान जुड़ता है। जैसे इसकी पहचान होती है अन, अंति और अत। उदाहरण स्वरूप जैसे पठ धातु है तो पठ में पठन, पठंती और पठत हो जाएगा। लिख में लिखन, लिखंती और लिखत हो जाएगा। हस में हसन, हसंती, हसत हो जाएगा। जब कोई एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रहा हो तो उसको बताने के लिए यहाँ पे शत प्रत्यय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। परस्मैपदी धातु में शत प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में
सानश्रुत है। जैसे सेव है, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। मुद है, मोदमान न मोदमाना और मोदमानम। व्रत है, वर्तमानः, वर्तमाना और वर्तमानम। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर बैच 2021 का पेपर। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। उसके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन नोट्स की, सॉल्यूशंस की, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 समास, उससे भी लॉन्ग आया था। चैप्टर नंबर 10 प्रत्यय, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चैप्टर 1 से मल्टीपल चॉइस ज़्यादा आए थे। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस के बाद शॉर्ट और लॉन्ग में तो चैप्टर 1 नहीं दिखा, बट मल्टीपल चॉइस में चैप्टर 1 दिखा था अच्छे से। उसमें महेश्वर सूत्र था और स्वर और व्यंजन के प्रकार थे और उच्चारण स्थान था। और संज्ञा में भी नॉर्मली संज्ञाओं की बात करी गई थी। ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं आया था, लेकिन हाँ चैप्टर 5 से अच्छे क्वेश्चन आए थे। चैप्टर 7 से लॉन्ग आ गया था तो, और छोटा भी होता है, तो ये इजी भी होता है और स्कोरिंग भी होता है। चैप्टर 7 मत छोड़िएगा कभी। चैप्टर 10 प्रत्यय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखा होगा आपने, प्रत्यय से ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं आया ना, तो इससे कोई वाक्य बनाने को आया, इससे शब्द बनाने को आता है और उदाहरण पूछता है वो, और प्रत्यय क्या होता है ये पूछता है। और मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ऐसे प्रत्यय से बहुत ज़्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं आते, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्यय और डिटेल में पढ़ाओ। जितना NCERT ने सिलेबस दिया उतना मैंने करा दिया है वीडियो में। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी आता है रेयरली वो प्रीवियस ईयर से वो क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस पूरे आपको रट्टे होने चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आपके पेपर्स आने वाले हैं, पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।